है आपका? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बधाई आपके उन मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, आपके आसपास के पड़ोसियों को जो कि क्लास 10th में आपकी बार थे और क्लास 12th में आपकी बार थे। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्लास 10 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स का ये है लेक्चर नंबर 10 और अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10 को। लेकिन उससे पहले बताएंगे कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 10 में एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं। जो पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है, जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए बताना पड़ता है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स में, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स में हम डिस्कस करेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस के प्रोडक्ट्स जो आए थे उनके यूजेस क्या है। जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन और HCl, इन दोनों से मिलकर बना होता है। ये प्रोडक्ट तो नहीं है क्लोर एल्कली प्रोसेस का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके यूजेस के बारे में। फिर हम नेक्स्ट सोल्ट की तरफ चलेंगे जो कि है वॉशिंग सोडा, Na2CO3 into 10H2O। वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, है क्या, इसके प्रॉपर्टीज क्या है और इसके यूजेस क्या है। वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे अपने एक टॉपिक पर जो कि आपको पता होना चाहिए एज अ इंडियन सिटीजन और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको पता होना चाहिए। यह अवेयरनेस जरूरी है क्योंकि ये सीधा सीधा आपसे रिलेटेड है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे हमें घंटा फर्क पड़ता है क्या चल रहा है हमारे आसपास, हमारी दुनिया में क्या चल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, या फिर मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज दिबांग वैली के बारे में कि दिबांग वैली आजकल न्यूज में क्यों है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लोरीन से। किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों? क्लोरीन से। अच्छा, आपके दिमाग में तो उठा होगा सवाल कि आखिर सर के कितने मार्क्स आए थे साइंस के अंदर। तो मेरे तो साइंस में केवल 93 मार्क्स थे और जहां तक मुझे याद है तो बायोलॉजी में फुल था, फिजिक्स में मेरे ज्यादा मार्क्स कटे थे। मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अनुमान लगाया था, जो मुझे पता था कि ये सही करके आया, मैं ये गलत करके आया। केमिस्ट्री में मेरा 1 कटा, मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा फिजिक्स में कटे थे। ओके, सो हटाओ। तो क्लोरीन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो क्लोरीन के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि क्लोरीन के यूजेस क्या क्या होते हैं। नंबर 1 यूज तो यही हो गया कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1 यूज तो यही हो गया। दूसरा, इसका जो फेमस यूज है वो क्या है? स्टेरिलाइज करने के लिए। स्टेरिलाइज करने के लिए क्या? ड्रिंकिंग वाटर को, मतलब जो उसमें जम्स है वो किल हो जाते हैं क्लोरीन से। लेकिन क्लोरीन काफी कम अमाउंट में, पार्ट्स पर मिलियन में, ppm में इस्तेमाल होता है। मतलब 10 लाख पार्ट्स में वाटर के 1 पार्ट या जितने भी पार्ट्स डालते होंगे, लेकिन बहुत कम। मतलब ये समझ लीजिए कि 10 लाख के ऊपर 5 पार्ट, 10 पार्ट, 200 पार्ट इतने डलते हैं सिर्फ क्लोरीन के। तो ppm में ऐड होता है, ग्राम्स में नहीं, ppm में। ओके, तो दूसरा इंपॉर्टेंट यूज इसका ये हो गया। तीसरा, क्लोरीन का जो इस्तेमाल है, क्लोरीन का तीसरा इस्तेमाल है आपके अमोनियम क्लोराइड जैसे, अमोनियम क्लोराइड जैसे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। आपने सुना होगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट्स, ये फर्टिलाइजर्स हैं, खाद हैं जो कि हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे क्लोरीन के खास खास यूजेस। एटलीस्ट 3 यूजेस तो पता ही होने चाहिए। सेकंड पर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या यूजेस होंगे? देखो, हाइड्रोजन का जो यूज है सबसे पहला वो यही है कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना। अभी आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में से बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन का यूज है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब सेकंड यूज क्या है? सेकंड यूज है कि जो रॉकेट फ्यूल के तौर पर भी हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल होता है। जो GSLV, PSLV, ये जो इसरो के रॉकेट्स हैं जिनमें सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, ये जो स्पेसएक्स है अमेरिकन कंपनी, ये जो भेजते हैं रॉकेट्स। अच्छा,
तो हम देख रहे थे हाइड्रोजन के यूजेस रॉकेट फ्यूल के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। थर्ड यूज हाइड्रोजन का क्या है, HCl बनाने के लिए इस्तेमाल। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड कमाल का एसिड है आफ्टर H2SO4। H2SO4 को तो किंग ऑफ ऑल एसिड्स बोलते हैं क्योंकि उसके बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज है। तो HCl का इस्तेमाल क्या होता है, देखो HCl का जो इस्तेमाल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो क्लीन करने के लिए होता है आयरन शीट्स को। क्यों? क्योंकि आयरन शीट्स को गैल्वेनाइज करते हैं हम। क्यों करते हैं गैल्वेनाइज? गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, जिंक की एक लेयर चढ़ा देना, कोटिंग चढ़ा देना आयरन के ऊपर। क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कोरोजन के बारे में। कोरोजन ऑफ आयरन क्या कहलाता है, रस्टिंग। अरे कोरोजन को ये समझ लो कि खराब हो जाना आयरन का, जंग लग जाना उस पर, उसे बचाने के लिए जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। और जिंक की लेयर चढ़ाने से पहले जो उसके ऊपर गंदगी होती है, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं HCl का, ठीक है। और HCl का इस्तेमाल वही अमोनियम क्लोराइड जैसे फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है HCl का, ठीक है। यार 2 यूज बता पाया हूँ मैं तो, चलो ठीक है, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अच्छा अब बात करते हैं, एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। क्या है टॉपिक? वो है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। देखो ब्लीचिंग पाउडर, कैमरामैन फोकस करो यार। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaClO या NaOCl। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या बोलते हैं? सोडियम तो आपको पता ही है, हाइपोक्लोराइट, CHLORIT, क्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। मतलब NaXO या NaOX, टाइप कुछ भी हो, X मतलब हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप में जो भी हो, वो वर्ड क्या लग जाता है, हैलाइड। क्योंकि आपको पता है कि हेलोजन्स बोलते हैं इन्हें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। नहीं भी पता है तो अब याद कर ले, हेलोजन बोलते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन को, ठीक है। इन्हें X सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें हैलाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोहैलाइट लग जाएगा सफिक्स, मतलब बाद में सोडियम के या जो भी हो, मतलब इस फॉर्म में है तो सोडियम के बाद, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का इस्तेमाल और NaOH का इस्तेमाल इसे बनाने के लिए होता है। किसका? क्लोरीन का और NaOH का, ठीक है। और ये किसके प्रोडक्ट्स थे? क्लोरएल्केली प्रोसेस थे। क्लोरएल्केली प्रोसेस हम समझा चुके हैं पहले। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। किसके बारे में? वॉशिंग सोडा के बारे में। तो बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। भले बात पूरी ना हो पाए, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे है क्या और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस अगली वीडियो में देख लेंगे। तो वॉशिंग सोडा पता चल रहा होगा कि ये वॉशिंग में काम आएगा। सबसे पहला यूजेस तो यही होगा कि क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होगा। नंबर सेकंड यूज, पहले यूजेस भी बता देता। नंबर सेकंड यूज होगा इसका परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के वाटर की। आपको पता चलेगा, अगर नहीं पता है, कि 2 टाइप के वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट हमारे लिए फायदेमंद है, सॉफ्ट वाटर। फिलहाल इतना समझो, इतना समझा रहा हूँ। हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वाटर की हम इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडा का, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल समझ लिया तो बहुत ज्यादा मजा आएगा समझने में। वॉशिंग सोडा का वैसे तो फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2, ठीक है। अब इसके बारे में हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से बोलते हैं, ये इनटू का साइन लगा के लिखा जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब वाटर क्रिस्टल्स के अंदर प्रेजेंट है सॉलिड फॉर्म में। वाटर क्रिस्टल्स के अंदर प्रेजेंट है Na2CO3 के सॉलिड फॉर्म में वॉशिंग सोडा के अंदर, ठीक है। इसका काम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम होता है कलर देने का, जैसे CuSO4 * 5H2, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। CuSO4 * 5H2, उसका कलर कैसा होता है? ब्लू। लेकिन अगर मैं हीट दे करके उस वाटर को अलग कर दूं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट। लेकिन यहाँ पे ये कलर देने का काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये फिर भी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा Na2CO3, अगर मैं खाली इसकी बात करूं तो इसे बोलते हैं सोडा एस या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, या हाँ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस मतलब सूखा है रे, पानी नहीं है। और अगर पानी हो तो हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, ठीक है। और अगर पानी हो तो सोडा एस, ओके डन। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन कैसे होता है इसका?
प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगी, यूजेस आपको मिल जाएंगे नोट्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं हम इसके प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही आसान है इसका, प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही आसान है इसका। कैसे होता है इसका प्रोडक्शन? अच्छा थोड़ी ट्रिक्स लगाते हैं। ओके, हमें बनाना है Na2CO3। अरे यहाँ पे लिखोगे क्या साहब? Na2CO3 हमें बनाना है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, Na2CO3 हमें बनाना है। तो एक बात बताओ, Na तो कहीं से लाना होगा, कहाँ से लाओगे? NaCl से लाओगे ना। अच्छा यार कार्बन चाहिएगा, CO2 से ले लो। यार ऑक्सीजन चाहिएगा, यार यहाँ से नहीं मिलता, वाटर से लेना तो ले लिया। इतना तो यहीं से क्यों मिल गया कि मुझे NaCl चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए। बस याद एक चीज रखनी है, क्या? अमोनिया होना चाहिए मेरे को। क्या चाहिएगा? अमोनिया। आगे बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के बारे में वहां पर बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल यही सेम प्रोडक्शन होगा वहां पर भी। क्योंकि यहाँ पर बन के क्या आ रहा है? Na2CO3। ना 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 ना, क्या बन के आ रहा है? NaHCO3। क्या? NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये बन के आ रहा है यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। NH3 होता है अमोनिया, NH4 होता है अमोनियम। ये है अमोनियम क्लोराइड, ये है अमोनिया। ओके, और यहाँ पर NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, बात एक ही है। और यहाँ पर ये बेकिंग सोडा भी है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बेकिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो NaSCO3 बन गया। मतलब क्या? बेकिंग सोडा बनाने का मेथड नहीं है क्या? मतलब दो सोर्स बनाने का सेम मेथड। वाह, अब आगे बढ़ो, क्योंकि हमें तो NaCO3 बनाना है भाई, और NaCO3 के बाद NaCO3 टू 10H2 बनाना है। तो ठीक है, क्या करेंगे हमने यहाँ पर NaHCO3 और इसे ले लिया हीट, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लिया बैलेंस करने के लिए। हीट का साइन होता है डेल्टा का, ये डेल्टा का साइन होता है हीट, इसका मतलब होता है हीट दे दी। तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 प्लस CO2 मिल जाएगा प्लस H2 मिल जाएगा, जो कि हमने पहले दिया था यार, वही मिल जाएगा वापस। ठीक है, अब Na2CO3 में वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर लो 10, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 * 10H2। हाँ यार, प्लस लगा के कर सकते हो। तो 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगा Na2CO3 * 10H2 बेकिंग सोडा का। ठीक, अब बात, अच्छा एक चीज हो गया क्या? अगर मुझे NaCO3 बनाना है, क्या बनाना है? NaCO3, तो इसका ये भी आप लिख सकते हो इक्वेशन। और इसके यार ये भी तो लिख सकता हूँ इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर मैं उल्टा कर दूं भाई, अगर मैं Na2CO3 में CO2 और वाटर डाल दूं और एरो का साइन इधर घुमा दूं, तो क्या बन रहा है? NaCO3। तो मतलब ये भी इसका मेथड हो सकता है NaCO3 बनाने का, और ये भी इसका मेथड हो सकता है NaCO3 बनाने का। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि ये तो सबसे जरूरी है भाई, ये तो साइंस वाइंस में चलते रहेगा, लेकिन जो मेरे पर इम्पैक्ट डालने वाली चीजें जरा मैं तो समझ लूं। डिस्कस करना है दिबांग वैली के बारे में। हाई गर्मी, दिबांग वैली कहाँ पे सिचुएटेड है? दिबांग वैली सीरियस, दिबांग वैली सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, ईस्टर्न स्टेट है हमारे इंडिया का। ओके, तो सबसे पहली बात तो सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, नंबर सेकंड कि ये है कि वो आखिरकार न्यूज में, और काफी दिनों से है, पूरे 2020 से न्यूज में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की बात चल रही है। उसका नाम है इटैलियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इटैलियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्लांट होगा। कितनी बिजली पैदा कर सकता है ये? कितना इसका पोटेंशियल है? 3097 मेगावाट। फिजिक्स में पढ़ोगे वोट क्या होता है, पावर की यूनिट होती है। मेगावाट बड़ा यूनिट है वोट का, पावर का। तो 3097 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रपोज है। अभी फिलहाल तो नहीं है, ये तो आगे फ्यूचर की बात है। लेकिन यार ये जो तुम कर रहे हो ना, इसके लिए बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। क्या नुकसान सहना पड़ेगा इसके लिए? आपको 1,70,000 है, मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि लाख है और 70,000 है। या तो 1,70,000 है या 2,70,000 है। मुझे लग रहा है कि 2,70,000 है। 2,70,000 पेड़ काटे जाएंगे। और बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ का इलाका है? ईस्टर्न हिमालयाज का। और ईस्टर्न हिमालयाज होते हैं बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स का मतलब कोरोना हॉटस्पॉट नहीं, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट मतलब वहां पर
बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत कई रेयर ऑफ रेयर प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें वहां पर मिलती है जो कि और कहीं नहीं मिलती, ऐसे भी हैं। तो भैया वहां पर वो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, वहां पर इंडिया की 54% बर्ड मिलती है। आधे से भी ज्यादा बर्ड्स इंडिया में जो पाई जाती है वो उस छोटे से इलाके में, इतना भी छोटा नहीं है, वहां पर मिलती है। 600 से भी ज्यादा बर्ड स्पीसीज वहां पर प्रेजेंट है, उसमें से बहुत सारी इंडेंजर्ड है, खतरे में है, लुप्त होने की कगार पर है। उनका वो घर है, होम स्वीट होम है, और इसे मिटाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बता सकते हैं हम इसके बारे में? हाँ, ये तो हो गया, यहाँ पर विरोध भी चल रहा है। कह रहे हैं जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक काम करो, ये तो सोच लो कि पेंडेमिक आया हुआ है, ग्लोबल पेंडेमिक, भाई भगवान ने आपदा, अल्लाह ने, भगवान ने नहीं भेजी है, ये हमारे द्वारा उत्पन्न की गई है। अब काम नहीं चलेगा 2020 में कि हर चीज को नेचुरल डिजास्टर बता दो, ये तो साफ प्राकृतिक आपदा है, या फिर ये कह दो कि हमारा इसमें क्या बस चल सकता है यार, 2020 साल ही खराब है, साल को दोष दे लो, भगवान को दोष दे लो, इससे अब काम नहीं चलने वाला। अब लोगों को एजुकेट करना होगा, सच्चाई बतानी होगी कि हम इस अर्थ का कितना बुरी तरीके से दोहन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पेंडेमिक उसी का नतीजा है। अगर हम उन्हें जीने नहीं देंगे तो आगे के साल आने वाले और भी ज्यादा खतरे के होंगे हमारे लिए। तो ये था आज का लेक्चर, पढ़ाई करते रहिए।